हेलो फ्रेंड्स, एमएससी ज्योग्राफी जो इग्नू से एमएससी ज्योग्राफी कर रहे हैं तो उनके लिए MGG 001 इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिकल थॉट की जो 4th यूनिट है उसके जो शॉर्ट नोट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और जो 4th यूनिट है उसमें कुछ ज्योग्राफर है और उन ज्योग्राफर जितने भी ज्योग्राफर है उन्होंने ज्योग्राफी में क्या क्या इंक्लूडेशन की है, क्या क्या इनोवेशन किया है, उससे रिलेटेड ये कंप्लीट लेसन है, मतलब कि कंप्लीट यूनिट है। तो पहला ही जो ज्योग्राफर है वो है फर्डिनांड वॉन रिस्टोफेन है। फर्डिनांड वॉन रिस्टोफेन रिस्टोफेन। सेकंड है वो हैटनर है। थर्ड ज्योग्राफर है वो रेडजेल है, फ्रेडरिक रेडजेल। फोर्थ है विडाल डे ला ब्लास। फिर है डेविश, फिर है मैकिंडर और फिर है कार्ल ओ शावर। तो ये कुछ ज्योग्राफर हैं, इनके जो इनोवेशन है या इनका जो योगदान है वो इस पीरियड ऑफ द इंटीग्रेशन में दिया गया है। तो बारी बारी से हम जो ज्योग्राफर है उनके बारे में लिखेंगे कि क्या क्या उन्होंने दिया अपनी ज्योग्राफी में, उन्होंने क्या क्या इंक्लूडेशन की या फिर ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप से किया, तो वो करते हैं। तो पहले था रिस्टोफेन। इनका जो टाइम था वो 1833 से 1905 तक था। तो उनका जो पहला टॉपिक था कि उन्होंने जो सिल्क रोड उसको खोजा था। तो ये हो जाएगा कोइनिंग द टर्म सिल्क रोड। सेकंड था उन्होंने जो स्टैब्लिशमेंट जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसको भी आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, स्टैब्लिश किया था, स्टैब्लिंग जियोमॉर्फोलॉजी। उन्होंने जो मैपिंग की थी, चाइना की मैपिंग चाइना कोलफील्ड, जो मैपिंग की जो कोलफील्ड थी उसको मतलब कि उसकी मैप तैयार की। रिसर्चिंग लाओस, जो रेत का जो बनता है मैदान बनता है चाइना में, सैंड प्लेन होता है, ये सैंड प्लेन, उसको उसकी रिसर्च की थी। फिर उन्होंने जो कोरोनोलॉजी और कोरोग्राफी है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो कोरोलॉजी एंड कोरोग्राफी। फिर उन्होंने बर्लिन हाइड्रोग्राफिकल जो इंस्टीट्यूट है उसका उनका जो वो फाउंडर थे उसके, तो फाउंडिंग द बर्लिन हाइड्रोजियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट। फिर उन्होंने जर्मन जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसको भी आगे बढ़ाया था, जर्मन फॉरेन लैंग्वेज। फिर उन्होंने फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का इंटीग्रेशन करवाया, तो इंटीग्रेटिंग फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। उन्होंने अपना प्राइमरी फोकस था वो फिजिकल ज्योग्राफी को दिया, प्राइमरी फोकस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। 10 पॉइंट था कि उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो ही इज
contribution to the field of human geography। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो रिस्टोफेन जोग्राफर थे, उनके जो 10 पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब अगर क्वेश्चन आ भी जाए, हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो रिस्टोफेन के बारे में, भाई उसके बारे में लिखना है, तो आपको ये 10 पॉइंट्स लिखने हैं और उनके बारे में डिटेल में बता देना है। तो ये रिस्टोफेन थे। नेक्स्ट है अल्फ्रेड हैटनर है। अगले ज्योग्राफर हैं अल्फ्रेड हैटनर। इनका जो टाइम था वो 1859 से 1941 तक था। तो इनका जो पहला पॉइंट था वो था कोरोलॉजी, उसको आगे बढ़ाया। सेकंड था उसने लैंडर कुंडे बुक लिखी। थर्ड था उन्होंने सिस्टेमेटिक और रीजनल जो मेथड होता है ज्योग्राफी का, उसको आगे बढ़ाया। तो सिस्टेमेटिक एंड रीजनल मेथड को आगे बढ़ाया। फोर्थ है उन्होंने एजुकेशन ऑफ ज्योग्राफी, उसको आगे बढ़ाया। उसको डेवलप किया। नंबर 5 था उन्होंने जर्नलिज्म, इस फील्ड को बढ़ावा दिया। उन्होंने जो अपनी प्रोफेसर थी, जो अपना प्रोफेसर जो काम कर रहे थे प्रोफेसर के रूप में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोन थी। तो इनकी जो प्रोफेसरशिप थी वो यूनिवर्सिटी इन ऑफ बर्लिन थी, बर्लिन नहीं बोन थी। फिर थी इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसको अधिक फोकस किया। तो ही इज फोकस्ड ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। 8 था कि उन्होंने साउथ अमेरिका, रशिया और एशिया में ट्रैवल किया। तो ही ट्रैवल्ड इन साउथ अमेरिका, रशिया एंड एशिया। उन्होंने रीजनल ज्योग्राफी को डेवलप किया। तो डेवलप्ड द रीजनल ज्योग्राफी। अगला पॉइंट है उन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक लिखी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी उसको पब्लिश किया 1939 में। तो ये 10 पॉइंट से अल्फ्रेड हैटनर के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप प्लीज, जैसे कि लैंडर कुंडे उन्होंने बुक लिखी, तो ये हेडिंग बना करके और इसको आप डिटेल में लिख देना। अगले हैं फ्रेडरिक रेटजर। फ्रेडरिक रेटजर, इनका जो टाइम था वो 1844 से 1904 तक था। तो उन्होंने सबसे पहले था ह्यूमन ज्योग्राफी को डेवलप किया, आगे बढ़ाया ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसकी स्टडी रिलेशनशिप किया सोसाइटी के साथ, और मतलब कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के साथ जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका कैसा रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप नेचुरल प्लस कल्चर। सेकंड था उन्होंने डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी थी उसको भी बढ़ाया कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इन्वायरमेंट में मिलने वाले जो सोर्सेज हैं वो ह्यूमन के लिए कितने उपयोगी है, ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने माइंड से उनको कैसे अपनी जो नेसेसरी है
उसको कंप्लीट कर सकता है। थर्ड थे उन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी को की ग्रोथ की। अगला पॉइंट है उन्होंने कॉलोनियलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया, कि कॉलोनी में रहकर कैसे लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं। रीजनल डिफरेंशिएशन, कि जगह जगह पर जो क्षेत्रीय डिफरेंस है वो कैसे है, चाहे वो कल्चर के रूप में हो, चाहे वो नेचुरल के तरह हो। हर रीजनल क्षेत्र पे अलग अलग सोसाइटी रहती है, पर हर सोसाइटी में उनके रहने खाने पीने का, मतलब कि उनकी इकोनॉमिक हो गया, उनका सोशल हो गया, तो उनकी जो रेगुलर लाइफ है वो बिल्कुल अलग होती है। और नेचुरल रूप से हो गया तो अगर हम फॉरेस्ट एरिया में देखें और हमारे डेजर्ट एरिया में देखें तो उनका नेचुरल सिस्टम और उनका कल्चर सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने कुछ 1200 बुक और कुछ आर्टिकल पब्लिश किए। उन्होंने स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्टेट, फिर उन्होंने ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में भी बताया कि ह्यूमन अपनी जरूरत के अनुसार से माइग्रेशन करता है, कभी पहाड़ों से मैदानों से, मैदानों से पहाड़ों में। फिर उन्होंने जो ह्यूमन एडेप्टेशन था, प्लस में इन्वायरमेंट, प्लस में कल्चर, इनका ना आपस में कोरिलेशन और रिलेशन, इसकी भी, इससे रिलेटेड भी अपने विचार प्रस्तुत किए। ह्यूमन एडेप्टेशन प्लस एनवायरनमेंट प्लस कल्चर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है उन्होंने मैनलैंड रिलेशनशिप पर अपनी टिप्पणी दी। तो ये कुछ हेडिंग्स हैं, इनको हेडिंग को लिख के आप इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ये लेसन है, मतलब कि लेसन की नहीं, ये जो पेपर है MGG 001 का जो पेपर है ये 50 नंबर्स का आता है, और उसमें अगर हम एक क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स लिखते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर ही होएगा और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फ्रेडरिक रेटजन के बाद है पोल विडाल डी ब्लास। अगले हैं पोल विडाल डी ला ब्लास। इनका जो टाइम है वो 1845 से 1918 तक था। तो इन्होंने, ये है ना फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर हैं। नंबर 1 फाउंडिंग फ्रेंच ह्यूमन ज्योग्राफी। फ्रेंच ज्योग्राफर थे जिसमें उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को बढ़ावा दिया। फिर उन्होंने पॉसिबिलिस्ट जो अप्रोच होता है उसका डेवलपमेंट किया, डेवलपिंग द पॉसिबिलिस्ट अप्रोच। थर्ड था उन्होंने अपने एक बुक लिखी जो सिर्फ रीजनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड थी, और जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल आइडेंटिफाई किया था। तो इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनरे दे दिए। फिर नेक्स्ट था इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरे दे वी, जिसका मीनिंग था रीजन्स, लाइफस्टाइल, रिफ्लेक्टेड इट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल इशू।
टॉपिक था उन्हें एडवोकेटिंग रीजनल एनालिसिस, एडवोकेटिंग रीजनल जो एरिया था उनका एनालिसिस किया। अगला क्वेश्चन है उन्होंने जो मतलब कि ज्योग्राफिकल टीचिंग के जो मेथड थे उनको चेंज किया और न्यू ज्योग्राफी को आगे किया। ज्योग्राफी टीचिंग मेथड चेंज। अगला है उन्होंने जो मैपिंग और हिस्ट्री का जो कनेक्शन था उसको बढ़ावा दिया। तो कनेक्शन ऑफ मैपिंग एंड हिस्ट्री। फिर उन्होंने एक यूनिवर्सल एक बुक लिखी जो 15 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, यूनिवर्सली पब्लिश इन 15 वॉल्यूम। अगला था कि उन्होंने नेचुरल और जो सोशल का इंटरेक्शन था वो साइंस के साथ उनका कोरिलेशन को बनाया। तो इंटर रिलेशन विद साइंस, नेचुरल एंड सोशल। उनको फर्स्ट चेयर प्रोफेसर भी कहा जाता था ज्योग्राफी का। तो ही वॉज द फर्स्ट चेयर प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो विडाल डी ब्लासे ने अपनी लाइफ में किए, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड उन्होंने ये किया। तो ये 9 पॉइंट हैं, तो इनको आप डिटेल में या फिर इनके जो पैराग्राफ बना कर आपके क्वेश्चन लिख सकते हैं। 5 पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो आप 5 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आप नोट कर लेना। जो 9 पॉइंट्स सर ने ही लिखवाए हैं, मैंने तो नहीं लिखे, सर ने ही लिखवाए, तो ये 9 पॉइंट्स हैं। तो आप प्लीज वीडियो को स्टॉप करके आप ये लिख सकते हैं। अगला है डेविस। ये फादर ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन माने जाते हैं। तो डेविस, इनका जो टाइम था वो 1815 से 1934 था। तो इनका जो फर्स्ट था वो हमेशा जो डार्विन थे उनकी सिस्टम पर, मतलब इन्होंने लैंडस्केप का एनालिसिस किया था। तो लैंडस्केप एनालिसिस। नंबर 2 था वो साइकिल ऑफ इरोजन। उन्होंने जो ज्योग्राफी की टीचिंग मेथड थे उनको भी पब्लिश किया। फिर उन्होंने उनको फादर ऑफ द मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी। फिर उनकी एक बुक थी जो पब्लिश हुई थी, एलिमेंट्री मेटेरोलॉजी। ये उनकी बुक थी जो पब्लिश हुई थी। फिर उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी एक बुक थी उसको भी पब्लिश किया 1898 में। अगला था उन्होंने जो साइकिल ऑफ द इरोजन थ्योरी है उसको डेवलप किया, डेवलप्ड हिज साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी। अगला था उन्होंने पेनिक्लिनेशन की थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ पेनिक्लिनेशन। अगला था उन्हें फिजिकल ज्योग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो कंट्रीब्यूशन
इन फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये 9 पॉइंट्स थे डैविश के। मेन तो यही है जो हमारे ज्योग्राफी में आता है। जियोमॉर्फोलॉजी की एक थ्योरी है साइकिल ऑफ द इरोजन, वो डेविस की है। उन्होंने डेविस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि पहले मतलब कि उत्थान होता है, बाद में इरोजन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे इरोजन शुरू होता है और कोई भी जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल समतल एरिया में चला ही जाता है। तो ये साइकिल ऑफ इरोजन था, ये डेविस का था। तो आप ये 9 पॉइंट है ये लिख लीजिएगा और वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अगले है मैकिंडर, क्योंकि मैं आप लोगों को वही लिखवा देती हूँ जो सर ने मुझे लिखवाए हैं। मैंने अपने नोट्स अभी नहीं बनाए हैं। तो पहले नंबर था उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी, हार्टलैंड थ्योरी। नंबर 2 उन्हें वर्ल्ड इज लैंड भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने यूरोप प्लस एशिया प्लस अफ्रीका को शामिल किया। नंबर 3 था उन्होंने जियो पॉलिटिकल एनालिसिस किया, जियो पॉलिटिकल एनालिसिस। अगला था उन्होंने क्लासिकल जियोपॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया। फिर उन्होंने जो उनकी जो पब्लिकेशन थी वो थी द जियोग्राफिकल पीवोट ऑफ हिस्ट्री। उनकी बुक थी वो थी द जियोग्राफिकल पीवोट ऑफ हिस्ट्री। वो पब्लिश हुई थी 1940। ठीक है, उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ये 6 पॉइंट है मैकेंडर के। तो आप 6.5 नंबर का शायद मार्क्स आता है, मतलब ये पॉइंट का वो आता है, क्वेश्चन आता है। तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो ये 5 पॉइंट्स है। इनको आप एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में कर लेना। ये सर ने हमें थोड़ा थोड़ा करवाया था, तो बस मैं आप लोगों को उतना ही करवा रही हूँ जितना सर ने करवाया था। बाकी आप लोगों को खुद मेहनत करनी होगी। आगे है बैरोज। उनका जो टाइम था वो 1877 से 1960 था। उन्होंने ह्यूमन और क्लाइमेट चेंज का रिलेशन बताया, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज है वो क्लाइमेट चेंज कर रही है। फिर उन्होंने इकोसिस्टम डायनामिक एंड बायोडाइवर्सिटी। थर्ड था उन्होंने जो अर्थ सरफेस प्रोसेस है उसके बारे में भी बताया, अर्थ सरफेस प्रोसेस। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन इकोलॉजी इन ज्योग्राफी, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी इन ज्योग्राफी। फिर उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। बुक था ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। तो ये 5 पॉइंट्स से बोरोज के। तो ये 5 पॉइंट्स आप रिटर्न कर लेना और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब 20 वर्ड्स में या 25 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिए। अगले हैं कार्लो शावर। कार्लो शावर, इनका जो टाइमिंग था वो 1889 से 1975 था। तो ये इन्होंने लैंडस्केप की स्टडी की, लैंडस्केप स्टडीज। नंबर 2 था इन्वायरमेंटलिज्म की जो थ्योरी थी उसको बढ़ावा दिया, इन्वायरमेंटल। नंबर 3
उन्होंने ज्योग्राफी मतलब कि अर्ली जो ज्योग्राफी थी उसको भी उसका डेवलपमेंट किया। नंबर 4 था, उन्होंने अदर जो डिसिप्लिन थे उनको कोलैबोरेट मतलब कि ज्योग्राफी के साथ मतलब कि कॉम्बिनेशन को बनाया कि ज्योग्राफी प्लस अदर सब्जेक्ट मतलब अदर डिसिप्लिन थे उनके साथ क्या रिलेशन है, जैसे कि हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, साइंस प्लस ज्योग्राफी, ठीक है, मैथ प्लस ज्योग्राफी, इनके साथ इनका क्या रिलेशन है वो बताया। नंबर 5 था कि उन्होंने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को बढ़ावा दिया। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तो ये 5 पॉइंट थे कार्ल शावर का जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया ज्योग्राफी में। तो ये आप प्लीज आप इनका छोटे मैंने लाइन लिखवा दी है, तो सर ने इतना जल्द लिखवाया तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सब सर ने करवाया था। और लास्ट से लास्ट मतलब कि 2 सैटरडे शायद चले गए हैं, तो ये बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो धीरे धीरे मैं इनके नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों को भी कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बता देना। प्रैक्टिकल के बारे में पता चले तो वो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। तो सर से भी हमने पूछा था तो उन्होंने इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी कि कब से प्रैक्टिकल होएंगी और बनानी कब से शुरू है। लेकिन जो जैसे जैसे नोट्स बन रहे हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज की ये जो 4th यूनिट थी ये कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू।